उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंच चुके हैं और कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन भी शुरू हो रहा है और कल से ही योगी का एक्शन भी दिखाई देगा। योगी के सारे विरोधी सन्नाटे में हैं। जो कैमरे पर आ रहे थे वो भी और जो कैमरे के पीछे रहकर प्लान बना रहे थे अब वो भी सन्नाटे में चले गए। योगी कमजोर नहीं हुए बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे हैं। लखनऊ तो छोड़िए, आप दिल्ली में भी योगी विरोधी कैंप के तंबू उखड़ गए। ये हालात बदले एक प्रेजेंटेशन से। प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुख्यमंत्री योगी का वो प्रेजेंटेशन कैसा था, उसमें क्या क्या बातें हुई, एक एक डिटेल यहां इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक शुरू होने से पहले ही यूपी का फैसला हो गया। योगी की शह हो गई, केशव को मात मिल गई। एक मीटिंग में ही यूपी की कहानी खत्म हो गई। जिस बात को लेकर 2 दिन से हंगामा मचा था उसकी चर्चा तक नहीं हुई, बगावत की बू तक नहीं उठ पाई। योगी आदित्यनाथ की तरफ कोई उंगली नहीं उठी। तो उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ? बीजेपी की सबसे बड़ी मीटिंग में नरेंद्र मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ का प्रेजेंटेशन हुआ। केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक पीछे बैठकर योगी आदित्यनाथ का काम देखते रह गए। योगी के प्रेजेंटेशन के साथ ही यूपी का दिल्ली चैप्टर बंद हो गया। योगी ने प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताया, क्या क्या दिखाया, हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। योगी के दोनों डिप्टी कैसे किनारे लग गए, यह विस्तार से समझाएंगे। मोदी ने योगी को क्या टास्क दिया, यह भी बताएंगे। मगर सबसे पहले दिल्ली चैप्टर का आफ्टर इफेक्ट जान लीजिए। गद्दी पर महंत जी विराजमान हैं। लखनऊ में योगी का पांव अंगद के पांव की तरह जमा हुआ है। इसे उखाड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। मुख्यमंत्री की छोड़िए, अब उप मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। क्या केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक बदले जाएंगे? कहीं स्वतंत्र देव सिंह तो डिप्टी सीएम नहीं बन जाएंगे? क्या बजट सत्र के बाद यूपी में फेरबदल होगा? फेरबदल से क्या किसी दलित को भी मौका मिलेगा? लखनऊ में भी सेना सज गई है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने अपना नया सेनापति नियुक्त कर दिया है। भतीजे ने चाचा का पत्ता काटा, लेकिन चाचा के ही करीबी को विधानसभा का चार्ज दे दिया। विधानसभा में अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तकरार भी नहीं देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य पर विधानसभा में किए गए कमेंट्स भी अब नहीं सुनाई देंगे। विधानसभा में अखिलेश यादव ने अपना पद यानी नेता विपक्ष की कुर्सी माता प्रसाद पांडे को दे दी है। 7 बार के विधायक और 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अखिलेश यादव के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सदन में जिस तेवर की समाजवादी पार्टी को जरूरत है वो माता प्रसाद पांडे दिखा पाएंगे। पक्ष और विपक्ष की दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ताकत की था ले ली है। बजट सत्र में कैसा प्रहार होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले दिल्ली दरबार का पूरा ब्यौरा बता देते हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक 1-to-1 मीटिंग हुई। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी सदन आकर योगी आदित्यनाथ से मिले। करीब 100 मिनट की मुलाकात में यूपी की सियासत पर खुलकर चर्चा हुई। उसके बाद यूपी पर फिर कोई चर्चा नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ को वही मैसेज दे दिया गया, योगी अपने हिसाब से शासन चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए योगी आदित्यनाथ बाकायदा फाइल लेकर पहुंचे। योगी ने मोदी को यूपी की सियासी रिपोर्ट नहीं दी। योगी ने मोदी को यूपी में हुए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उन्होंने बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों से पूछा कि आपका क्या योगदान होगा। इस पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन दिया। यूपी के सीएम योगी ने 2 योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। पहली योजना ग्राम सचिवालय का डिजिटलाइजेशन और दूसरी योजना यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक बात जरूर कहते हैं कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने में कुछ कसर रह गई। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश है कि केंद्रीय योजनाओं में आवंटित फंड का पूरा इस्तेमाल करें, फंड का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाएं। योगी आदित्यनाथ इस फ्रंट पर पहले से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी हेडक्वार्टर से पहले भी नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। यह प्रेजेंटेशन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हुआ। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में योगी ने विस्तार से बताया कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके यूपी में सुशासन के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यूपी में कोई भी संगठित अपराधी जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं है। यूपी में 56 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 71 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी में छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट फ्री में बांटे गए हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटने वाला यूपी पहला और अकेला राज्य है। यूपी में 33,54,000 महिलाओं को महिला पेंशन दी जाती है। यूपी सरकार 11 लाख दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन देती है। इसके अलावा 56 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है। पिछले 7 वर्षों में यूपी में प्रति व्यक्ति औसत आय दोगुनी हो गई। यूपी में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कुल 15 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर यूपी अब एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाने पर काम कर रहा है। 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 प्रेजेंटेशन किए। पहला प्रेजेंटेशन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हुआ और दूसरा प्रेजेंटेशन बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई भी 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मुख्यमंत्री से अलग नहीं मिले। जो भी बात हुई खुले में हुई, सबके सामने हुई। यूपी बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है, लिहाजा प्रेजेंटेशन करने का मौका सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला। नीति और शासन पर बात हुई। यूपी की सियासत पे ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कमेंट किया और ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने से कुछ बोले। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, पटना से लेकर मुंबई तक और चंडीगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक इस वीडियो को बड़े गौर से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की सिटिंग पोजीशन से उनके पावर की थाली जा रही है। किसी भी पैमाने पर देखेंगे तो योगी को पावरफुल ही पाएंगे। योगी मुस्कुराते हुए फ्रंट सीन पर हैं। उनके दोनों डिप्टी बैक में किनारे खड़े हैं। केशव मौर्य अब भी डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी कुर्सी अभी तक गई नहीं है, लेकिन दिल्ली दरबार में ये जिस उम्मीद से आए थे वो पूरी नहीं हुई। केशव की गलती को बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने पकड़ ली है। कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री गण जो हैं, जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री परिषद है, उसकी बैठक है। अब वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से न हम थे न आप में से कोई था। हम लोग ये मानते हैं कि ये बेवजह की बात है। किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई इस तरह की बातों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। यूपी की अफवाह में आग थी या नहीं थी? सरकार और संगठन में बंटवारा था या नहीं था? बीजेपी इसे हवा नहीं दे रही। अब इन सवालों का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। अफवाह की इस आग ने केशव मौर्य का नुकसान जरूर कर दिया। केशव मौर्य का नाम केवल अखिलेश यादव ने लिया। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? केशव मौर्य को मॉनसून ऑफर अखिलेश ने दिया। समाजवादी पार्टी के लीडर ने यूपी बीजेपी को कमजोर करने के लिए बार बार केशव का नाम लिया। केशव का फायदा इसमें होता कि वो एक सीधा बयान देकर आग को शांत कर देते, लेकिन केशव से गलती यह हुई कि उन्होंने आग को जलते रहने दिया और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डायलॉग बाजी भी कर दी।
केशव मौर्य अगर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में जाते रहते, मौर्य अगर संगठन में अपनी बात बताते रहते, मौर्य अगर अपना काम करते रहते तो उनके नंबर नहीं घटते। ब्रिजेश पाठक से गलती यह हुई कि वो भी हालात को भापे बिना केशव मौर्य की राह पर चल पड़े। ये तो माननीय मोदी जी तय करेंगे, हमारे नड्डा जी तय करेंगे, दयाशंकर सिंह थोड़ी तय करेंगे। क्या पूछ रहे हैं? ये वो तय करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारे संसदीय बोर्ड तय करता है। वो प्रदेश और किसी नेता का उसमें कोई वो नहीं रहता है। ये हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, वो सर्वोच्च है, वो जो तय करता है सब मानते हैं। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बाकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं। वो कई पीढ़ी पहले से के और कई पीढ़ी बाद के नेतृत्व तय है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी 75 सालों में एक नेता नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के सभी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में भतीजा और भाई को छोड़ करके कोई नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स क्या है? MY इक्वेशन से PDF फॉर्मूले पर शिफ्ट हुए अखिलेश यादव पिछड़ा प्लस दलित प्लस अल्पसंख्यक वोट को लेकर वाकई गंभीर हैं। 24 के इलेक्शन में अखिलेश ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में समाजवादी पार्टी की पैठ बैठाई। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 20 सांसद ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी के 33 सांसदों में से केवल 10 ओबीसी सांसद हैं। इस तरह पिछड़ा पॉलिटिक्स में अखिलेश बीजेपी से दोगुना आगे निकल गए। अखिलेश यादव ने कुर्मी जाति के नरेश उत्तम पटेल को लोकसभा का टिकट देकर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, तो दूसरी पिछड़ी जाति कुशवाहा के श्यामलाल पाल को प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। यूपी में जाटव के बाद दूसरी सबसे बड़ी दलित जाति है पासी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले पासी समुदाय को अपने पाले में कर लिया। अखिलेश यादव 11% जाटव वोट के चक्कर में नहीं पड़ रहे। जाटव अभी भी मायावती के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जाटव के चक्कर में हैं। राहुल की निगाह मायावती के वोट बैंक पर है। आपने संसद में भी देखा होगा, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते अवधेश पासी को अखिलेश यादव एकदम आगे की सीट पर अपने पास बिठाते हैं। यूपी में दलितों में सबसे ज्यादा पासी समुदाय से 8 सांसद जीते हैं। इनमें से 5 सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। मोहनलालगंज से RK चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और अयोध्या फैजाबाद से अवधेश प्रसाद पासी। मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में आता है, मुस्लिम वोट अपने आप सपा से ऐड हो जाता है। 2024 में यही हुआ, 2027 में भी यही होगा। अब अखिलेश यादव ने आगे की चाल चली है। पीडीए में ब्राह्मण वोट ऐड करने के लिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यह सीट खुद अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई थी। अखिलेश के न रहने पर चाचा शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष बनने के दावेदार थे। बीच में इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज के नाम भी आए, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा किया। यूपी विधानसभा में नए नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे हमारे साथ हैं। बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की तरफ से आपको मिली है। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं विधानसभा? सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्क में छोड़ दिया। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे विद्यार्थियों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या, इतनी समस्याएं हैं। उससे हम लोग उन समस्याओं को लेकर विधानसभा में हम सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि कोई पिछड़ा या दलित बनेगा और नेता विपक्ष। अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेल लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों को महत्व दिया, विशेष अवसर दिया। मैं खुद पिछड़ों के लिए कितनी लड़ाई लड़ा हूँ, यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक जेल गया हूँ। और ये हम इस जात के चक्कर में नहीं पड़ते। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत अवसर दिया है राजनीति में। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण वोट हैं, जो बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 2024 के चुनाव में भी करीब 80% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले। अखिलेश यादव इसमें सपा का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। माता प्रसाद पांडे पुराने समाजवादी नेता हैं। वो 7 बार के विधायक हैं। माता प्रसाद पांडे 2 बार स्पीकर रह चुके हैं।
एक बार मुलायम के शासन में और एक बार अखिलेश के शासन में वो विधानसभा चला चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव की एक बात मानी। बदायूं लोकसभा सीट से चाचा शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे और अपने चचेरे भाई आदित्य यादव को टिकट दिया और जिताकर लोकसभा भी पहुंचा दिया। इससे आदित्य यादव भी सेट हो गए और चाचा शिवपाल भी खुश हो गए। लेकिन शिवपाल यादव के समर्थकों को दोबारा खुश होने का मौका अखिलेश यादव ने नहीं दिया। शिवपाल यादव के समर्थक चाहते थे कि शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे उन्हें लग रहा था कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला और माता प्रसाद पांडे को आगे कर दिया। लखनऊ में बड़ा सवाल यह है कि 81 साल के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे योगी आदित्यनाथ के सामने क्या कर पाएंगे। लेकिन अखिलेश को जो करना था वो उन्होंने कर दिया है। लखनऊ में आगे जो करना है वो योगी आदित्यनाथ को तय करना है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश को छोड़कर सब आएंगे। वहां केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक को भी आना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली से लखनऊ जाकर ही फॉर्म में आएंगे। और जब योगी फॉर्म में होते हैं तो बस योगी ही योगी होते हैं।